वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और कल हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि मैट्रिसेस का इस्तेमाल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कैसे हो सकता है। और उसका हमने इनिशियल काम देखा था कि अगर इक्वेशन में, जैसे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसमें एक इक्वेशन थी कि इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इसे किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, इनके पास वो क्वेश्चंस लिखे हुए जो कल मैंने आपको लिख कर दिए थे। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक मतलब हम रिकैप कर लें कि किस तरह से इन इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस में ला सकते हैं। देखिए, उसका तरीका मैंने बताया था कि आपके पास जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इसको अल्फ़ाबेट से मुराद मेरी वेरिएबल्स हैं, इनको किसी एक ऑर्डर में ले आइए। देखिए, यहाँ पे पहले y है, फिर बाद में x है, यहाँ पे x पहले और y बाद में। पहली बात तो ये इसमें ही इख्तलाफ है। कौन सा ऑर्डर अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, लेकिन आज मैं मैथमेटिक्स से हट के आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बचपन से इनग्रेव्ड कर दिया गया है। हम x के बाद y देखते हैं, y के बाद x नहीं, y के बाद z आता है हमारे जहन में। तो y x के बजाय बेहतर होगा कि हम अपनी इंस्टिंक्टिव ऑर्डर को फॉलो करें और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही वेरिएबल्स को लिखें, उससे गलती का इम्कान कम होगा। ठीक, तो जैसे ये x और y लिखा हुआ है, अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, ये हो जाएगा 5x - 3y इज इक्वल टू -2। और ये इक्वेशन क्या होगा, इसके अंदर +2 को यहाँ लाया हूँ मैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, जिसमें कि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स एक साइड पे होंगे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे होगा इक्वेशन के, और इसके अंदर भी एक ही ऑर्डर दोनों इक्वेशन में मेंटेन करना है। तो क्या हो जाएगा, -3x + 2y इज इक्वल टू -2। ओके, जब ये सिस्टम बन गया हमारे पास, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने ये जो कांस्टेंट्स हैं इनके अंदर, कोफिशिएंट्स हैं इनके, एक्स और वाई की तरतीब, इनकी एक मैट्रिक्स बनानी है। दैट इज़ 5 -3, दूसरी इक्वेशन है -3 and +2। जो वेरिएबल्स हैं उनको मैंने किस तरतीब से लिया है, एक्स को पहले लिया है, वाई को बाद में, तो एक्स वाई आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स बनेगी 2 × 1 ऑर्डर की। इत्तेफाक से दोनों में -2 है क्योंकि हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप इसको तरतीब में लिखें और उसके बाद में इसको ट्रांसफॉर्म करें सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। इस सिस्टम को अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सब सिंपल सी बात नज़र आ रही है, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा कि यही वाली इक्वेशंस वापस आ जाएंगी। तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है इसके साथ, याद रखें। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 5x - 3y आ गई इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x + 2y, ये वाली इज इक्वल टू -2, वो इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने से तो वापस हम इक्वेशन में आ जाएंगे। तो हमें इक्वेशंस नहीं लानी है, हमें इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। उस तरीके को आज हम सीखेंगे, लेकिन मैं एक दो आपको इस तरह के इक्वेशंस और जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उसी में से आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि हम थोड़ा सा इस काम में माहिर हो जाएं कि हमें इक्वेशंस किसी भी शक्ल में देंगे। हालांकि आपकी किताब में बदकिस्मती से डायरेक्ट और सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है, तो एनी हाउ एक मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे। ये एक इक्वेशन थी px - qy इज इक्वल टू 0 and then this is ax is equal to bx। अब क्या होगा, अजीब सी लग रही थी इक्वेशन मुझे जो मैंने बनाई कल। तो इसमें यहाँ तो देखिए वेरिएबल्स एक साइड पे x और y ही है तरतीब में भी, तो इसको तो कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एक कम करेंगे, ax इज इक्वल टू by होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर by को इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा ax - by इज इक्वल टू 0। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लेके आएंगे तो कोफिशिएंट्स जो हैं उनका एक मैट्रिक्स बनेगा, वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनेगा, और फिर इज इक्वल टू द वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट की वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है, देखिए पी क्यू, पी एन -q, a and -b,
एक्स और वाई, एक्स पहले वाई बाद में लगा एक्स ऊपर आएगा। और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं दोनों तरफ? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस इनटू मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब मैं कुछ इक्वेशंस ले रहा हूँ, एक इक्वेशन लेके आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मेरी कोशिश कोई इक्वेशन इतनी आसान हो कि हमें उसकी कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो, लेकिन हम इस तरीके को समझ सकें कि ये तरीका क्या होगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू, मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ठीक। सो दूसरी इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशंस हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें से हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है, वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इनको रखी जाएं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं। ये सोल्यूशन होगा इसका, x और y की वैल्यूज़। इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी, लिहाजा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तो इशू नहीं है। ओके, इस वक्त मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है थ्रू मैट्रिसेस। तो सबसे पहला काम जो हम देख चुके हैं कि ये तरतीब से मैंने x और y को लिखा है, x को पहले और y को बाद में लिखा है, कांस्टेंट मैंने दूसरी साइड पे लिखे हैं। अरेंजमेंट का तो कोई इशू हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये कांस्टेंट्स आ गए, ये वेरिएबल्स आ गए, और सॉरी ये कोफिशिएंट्स, वेरिएबल, एंड दिस इज कांस्टेंट्स। कोफिशिएंट्स यहाँ पर 2, 1 और y की है 3 n - 1। x, y 13 n - 1। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएंगे सिंपल 2 × 1 ऑर्डर के। 2x + 3y इज इक्वल टू 13, देन x - y इज इक्वल टू -1। सिंपल इक्वेशन, दो मैट्रिक्स आएंगे और हमें ये वाली इक्वेशन वापस मिल सकती है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसको लिखने में आसानी के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर अजम्पशन करेंगे, कुछ सिंबल्स को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंबल क्या इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेट या अस्यूम। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पहला मैट्रिक्स जो है इसका नाम A है और ये दूसरे मैट्रिक्स का नाम है B। दोनों का ऑर्डर मुख्तलिफ है, डजेंट मैटर, वो हमारे सामने लिखे हुए हैं, और ये सब बराबर है एक तीसरे मैट्रिक्स के जिसका नाम है C। नाम अलग अलग लिख के नहीं दिखा रहा, मैं ये अस्यूम कर रहे हैं, और उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लेकर आ गए। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, तो याद रखें आपको वैल्यू चाहिए B की। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप A को इक्वेशन के इस साइड पर ले आएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, सिंपल मैथ्स के हिसाब से मैं देखूं तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू C है तो B विल बी इक्वल टू C/A। लेकिन हम ये अपॉन A नहीं लिखते मैट्रिसेस में, मैं बता चुका हूँ। ये अपॉन A जो है क्या बन जाएगा, ये A इन्वर्स हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा A इन्वर्स। ठीक है। अब दूसरी एक बात ये भी याद रही, यहाँ पे हमें तरतीब का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। C जो है यहाँ पे, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 2 × 1, और A इन्वर्स जो बनेगा यहाँ से जो A आएगा, A ये वाला मैट्रिक्स है, ये आएगा, इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, सेम नहीं है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा A इन्वर्स C। तो A का ऑर्डर, A इन्वर्स का ऑर्डर है 2 × 2 और C का ऑर्डर है 2 × 1, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 × 1 की फॉर्म में। नाउ
तो अब इस बात को समझते हुए मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अस्यूम कर लिया हमने, तो क्या होगा, बी जो है जो हमें चाहिए है दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स सी। ये तो बिल्कुल मेमोराइज करने वाली बात है कि ये हमेशा इस तरह ही लिखना है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। और नाम भी हमें पता है, बी किसका नाम है, बी इसका नाम है, ए ये है और सी ये है, ठीक है, ए ये वाला मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे बाकी काम तो हम बहुत आसान है, कर सकते हैं। इसमें एक काम है जो बड़ा सीरियस है, वो है ए इन्वर्स निकालना। ए क्या है, ये है ए, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स निकालने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो यहाँ पर हमें अपने सामने रखनी होंगी। ये है ए। अब सारे काम छोड़कर हमें इसका इन्वर्स निकालना है। अगर इसका इन्वर्स निकलेगा तो ही बाकी काम हो सकेगा। तो अभी तो हम सारे काम छोड़ रहे हैं और हम आ रहे हैं ए इन्वर्स की तरफ। ए मैट्रिक्स हमारे पास है। बेशक अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए कि ये इस इक्वेशन पर हम वापस आएंगे, लेकिन एट द मोमेंट हम इस सारे कस्से को रोक रहे हैं और हम जा रहे हैं ए पे। ए क्या है, 2 3 1 एंड -1। हमें इसका इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए क्या तरीके होते हैं देख लीजिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। ए इन्वर्स अगर आपको मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला होगा 1/a मॉडुलस या ए डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, एडजॉइंट मालूम करना आपको आता है। ए आपके पास है, अगर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ जाए तो आप इसके सामने ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है, सेकेंडरी के साइन। प्राइमरी की पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हालांकि इस काम को बाद में करना चाहिए, इसलिए कि अगर जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं करना होगा। तो पहला काम हमें यहाँ पे करना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। जो इन्वर्स मालूम करने में करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट 2 3 1 -1। डिटर्मिनेंट बन गया तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी वैल्यू, तरीका मैं बता चुका हूँ, 2 -1 1 3 प्राइमरी डायगोनल देन सेकेंडरी डायगोनल। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 से तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -5। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है ये, इसलिए कि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर आप इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आप कैलकुलेट करते हैं सही तरह से, ये आप पे मुनसर है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप हमें करना चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और क्योंकि तरतीब हमारी सही हो जाए, मैं अपने स्पेस की वजह से तरतीब को छोड़ रहा था। देखिए अब क्या होगा, ये जो चीज़ साबित होगी, क्या साबित होगी कि दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये कि हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर ना होता, सपोज इस स्टेज पे अगर ये नॉन सिंगुलर ना होता तो फिर हम क्या करते हैं, सपोज करें कि हम कहते हैं कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उस सूरत में कि अगर ए की डिटर्मिनेंट जो 0, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाता तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिख देते सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस तो नहीं हुई सॉल्व अभी, इन्वर्स भी नहीं निकला है। इक्वेशन हमें जवाब तो इसका लिखना है, हमें कहा गया है सॉल्व करें इसको, रिक्वायर्ड ये है सॉल्व। तो अब इसका जवाब हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस
डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स हम ये नहीं कहेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें यह इन्वर्स मालूम करने को नहीं कहा गया है, हमें इक्वेशन सॉल्व करने को की गई है। तो फिर हम इक्वेशंस का जवाब लिखेंगे कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तभी इसका जो डिटर्मिनेंट आया है ए का वो 0 आया था। लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, लिहाजा ये काम तो एक ऑप्शन के तौर पर मैंने आपको बता दिया। लिहाजा हम जा रहे हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या कहता है जी, ये हमें ए इन्वर्स निकालना है इसका, हमने इसका मॉडुलस मालूम कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, प्राइमरी डायगोनल की, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। -1 इधर आ गया, 2 यहाँ चला गया, और ये दोनों नंबर सेकेंडरी डायगोनल में पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -3 एंड -1। अभी हमने एडजॉइंट मालूम किया है, इन्वर्स नहीं मालूम किया है। इन्वर्स निकालने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला है, ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट ए। (1/-5) ये वैल्यू आई थी डिटर्मिनेंट की, और एडजॉइंट हम मालूम कर चुके हैं, -1, -3, -1 एंड 2। अब देखिए नेगेटिव 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और अंदर, और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ साइड में, -1 multiplied by -1/5 it will be +1/5. -1/5 multiplied by -3 it will be 3/5, पॉजिटिव हो जाएगा। ये -1 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1/5, और जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/5। हमने अब तक इन्वर्स मालूम करने के लिए जितने भी मैट्रिसेस दिए थे बड़े सिंपल थे। यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बड़ी आसान 1 आ रही थी, यहाँ पे चूँकि वैल्यू बड़ी आ रही है तो फ्रैक्शंस आएंगे। एनी हाउ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ए इन्वर्स मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल गो बैक टू इक्वेशन 1। यहाँ पर हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, ये है, सी मैट्रिक्स क्या है, ये है, और ए इन्वर्स कहाँ है, वो ये है। इन तीनों चीज़ों को हमें इक्वेशन 1 में लेके आना है। ये उसके बाद अलावा यहाँ से हम ये वैल्यू लेंगे और ये वैल्यू लेंगे, नॉट दिस वन, ये नहीं, ए इन्वर्स लाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, रेफर बैक टू इक्वेशन 1। ओके जी, इक्वेशन 1 पे वापस जा रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है, b = a इनवर्स c। अब b क्या है आपके पास, अब देख लीजिएगा, b ये है, a ये है, b ये है। b क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं x एंड y। ये इसके बाद हमें क्या लाना है, a इनवर्स। a इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये लिखा हुआ है। तरतीब की इसमें बहुत अहमियत है, अगर हम तरतीब बदलेंगे तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। मैट्रिसेस में तरतीब की बड़ी अहमियत है। ठीक है जी, बी और ये ए इनवर्स मैंने लिख दिया। इसके बाद सी, सी क्या है, सी ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है, दैट इज 13 and -1। ये हमने इक्वेशन 1 को रेफर बैक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब बहुत सिंपल काम हो गया। अब हमारा सिस्टम पूरा तैयार हो चुका है। हमें इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन जो पहला एलिमेंट ऊपर होगा उसकी वो x की वैल्यू होगा,
y की वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं वापस आ रहा हूँ इस साइड के ऊपर, यहाँ से आई एम टेकिंग ए जंप टुवर्ड दिस साइड, और ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। ना लोग कैसे है, ये साइड तो एज इट इज रहेगी, उसमें एक मैट्रिक्स है 2 into 1 ऑर्डर का x and y। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, मैं पहले इसको एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। ये 1/5, 1/5, 3/5 एंड -2/5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 13 एंड -1 से। ओके, सो लेट्स कम टू दिस साइड नाउ। ये रोज हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है इस एक अकलौते कॉलम के साथ। ऑर्डर चेक कर लीजिए, इसका ऑर्डर है 2 times 2 और इसका ऑर्डर है 2 times 1। ये कॉमन आ गया। अब जो आंसर आना है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 1, 2 रोज और एक कॉलम होगा इसमें। ओके, थोड़ी सी रफ वर्किंग भी हमें करनी पड़ेगी, साथ साथ हम करते रहेंगे रफ वर्किंग भी। देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई होगा 13 से, क्या बन जाएगा 1/5 13 से, ये होगा 13/5। फिर 3/5 मल्टीप्लाई होगा -1 से, बन जाएगा -3/5। नॉर्मली ये फ्रैक्शन से हमें नहीं घबराना है, ये इनकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं होती है आमतौर पे, ठीक है। ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया। ऑर्डर जो आना है वो 2 into 1 वाला आना है, या तो कॉलम एक ही रहेगा। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखिए 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 13, 13/5 -2/5 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये हो जाएगा +2/5। चूँकि डिनोमिनेटर तो इसमें एक ही है ना 5, तो कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। और इस साइड पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर में, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 5 तो कॉमन डिनोमिनेटर है, 13 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा। मैं बहुत बेसिक कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्लास 4-5 वाली कैलकुलेशन आपको मेंटली कर लेनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 10/2 और ये ऐड हो जाएगा 13 + 2, ये हो जाएगा 15/5। 15/5 ऊपर वाला 10/5। ओके सॉरी। अब ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, देखिए क्या हो जाएगा। 10/5 का क्या मतलब है 2, 15/5 का मतलब है 3। देखिए एक स्टेप मैंने और कम कर दिया। अब ये मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है 2 into 1, ये मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का है, दोनों इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। लिहाजा x जिसका कि ऑर्डर है 1 into 1, 1/1, पहली रो पहला कॉलम, वो इसके बराबर होगा और ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x will be equal to 2 and y will be equal to 3। ये सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको सोल्यूशन को लिखना कैसे है, आप चाहें तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं 2, 3 और व्हाट्सएवर जो भी आप तरीका अप्लाई करना चाहें, लेकिन इस शक्ल में लिख दें तो दैट इज़ गुड इनफ, कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन आ गया। यहाँ सोल्यूशन का मतलब ही क्या है, x और y की वैल्यूज दो अननोन थे हमारे पास इक्वेशंस के अंदर, हमने उनकी वैल्यूज ढूंढ ली हैं। x और y की, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई। ये इक्वेशंस मैंने खुद बनाई थी, लिहाजा मुझे मालूम था कि इनका सोल्यूशन क्या आ सकता है। ओके, सो लेट्स सी इन योर टेक्स्ट बुक नाउ। आपकी किताब के अंदर इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आपको उन्हें करना चाहिए। एक्सरसाइज 19.2 कर रहे हैं हम लोग और लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की।
इसके अंदर यस इस एक्सरसाइज 19.2 में कुछ सवाल हमने पार्शली हल किए हैं। शायद एक सवाल क्वेश्चन 3 हमने हल कर लिया था पूरा, क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट कर लिया था, क्वेश्चन 6 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 7 कर लिया था। लेकिन अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, अब इसके अंदर एक हिस्सा हम इसका हल कर सकते हैं। वो कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें इक्वेशन जो दी गई हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखी हुई हैं। आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं करना होगा, सिस्टम में है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड से। ये मेथड जो है देखिएगा, इसके अंदर हमने ए इनवर्स कैलकुलेट किया है, ये ए इनवर्स निकाला है हमने यहाँ पे ये। तो इस मेथड को हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द इन्वर्जन मेथड। तो आप इसको इस मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओनली एक तरह से आप कर पाएंगे, जो तरीका मैंने ये एक्सप्लेन किया है। और ये है एक्सरसाइज नंबर 19.2 और क्वेश्चन नंबर 8। इसके दोनों पार्ट्स आप करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये दो इक्वेशंस आपके, दो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और इस मेथड से निकालेंगे। और इस मेथड का नाम है इन्वर्जन मेथड। अब दूसरा मेथड जो हम सीखेंगे वो होगा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेसन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्रैमर्स रूल एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोग इन सेम इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से भी हल कर सकें। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्रैमर्स रूल से भी आपको यही वाली इक्वेशन सॉल्व करके बताऊं जो कि मैंने अभी की है। ओके, सो simple task is with you, carry on. Till then, thank you very much.